गुड मॉर्निंग। बिजनेस कॉम्बिनेशन आप शुरू करते हैं, उसमें ऑलरेडी शुरू कर चुके थे। रिकंस्ट्रक्शन का हम लोग कर लिए थे मोटा मोटी मोरलेस। और फिर कॉम्बिनेशन में हम लोग कंसेप्ट सीखे थे डिफरेंट। एक्विजिशन, मार्जर, फिर कॉमन कंट्रोल, एट्सेट्रा, डी मार्जर एंड सो ऑन। तो ये सब में हम लोग अब क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग जो लास्ट रिकंस्ट्रक्शन का किए थे उसको अब उसमें एक दो क्वेश्चंस बाकी है, उसको अभी इग्नोर कर रहे हैं, बाद में कर लेंगे। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में मैंने बताया थे परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन कैसे होता है, उसमें मैंने बताया थे ऑलरेडी। एक एसेट्स नेट एसेट्स कंसेप्ट होता है और एक आपका पेमेंट कंसिडरेशन, पेमेंट कितना। तो पेमेंट मेथड में हम लोग कितना क्या, ऑब्वियसली कंसिडरेशन किसको पे करें बोलो तो ओनर्स ऑफ द कंपनी। मान लो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को एक्वायर हो रहे हैं, तो इसमें बी इज टारगेट कंपनी या एक्वायरी और ए इज एक्वायरर, ठीक है। ए बाई करे, ए इज परचेजिंग कंपनी, बी इज वेंडर कंपनी। नाउ कंसिडरेशन कैलकुलेशन, तो इसमें दो कंसेप्ट, मैंने कितना पे कर रहे हैं उन बिजनेस को खरीदने के लिए, कितना पे कर रहे हैं, उसमें कितना कैश पे किए शेयर होल्डर्स को, ऑब्वियसली ओनर्स को कितना पे करोगे, क्रेडिटर्स को क्या पे करोगे टेक ओवर करके, डिवेंचर होल्डर्स को डिवेंचर दोगे, शेयर दोगे, वो मैटर नहीं करता है, मालिक को जो पे करते हो वही कंसिडरेशन। तो कैश पेड कितना, शेयर्स कितना इशू किए, उसका अभी फेयर वैल्यू क्या चल रहा है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। अदर सिक्योरिटीज को इशू किए ओनर्स को, ठीक है, ओनर्स के अदर किसी और को नहीं, उसका भी फेयर वैल्यू कितना, कुछ एसेट्स दिए, इन्वेस्टमेंट था दे दिए, कुछ अदर एसेट्स दे दिए, तो सारा एसेट्स का भी कितना दिए वो भी देख लो। सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है ना। और एक होता है अगर इंस्टॉल हम कंट्रोल लेने के लिए, कंट्रोल लिए आज, लेकिन आज कुछ पे किए इसके बाद, मतलब 50 से अब कंट्रोल तो आ गया ना, कॉम्बिनेशन में वो भी हो जाएगा होल्डिंग। तो लेकिन उसके बाद इंस्टॉलमेंट में कुछ आगे और पे करें, फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स। तो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे, ऑब्वियसली डेट ऑफ कंट्रोल, जिस दिन कंट्रोल आया, ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, उस दिन फाइंड करेंगे क्या उसका प्रेजेंट वैल्यू है। तो सबको फ्यूचर इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे, आज जितना कंसिडरेशन पे की उसको भी जोड़ लोगे, आ जाएगा आपका कंसिडरेशन। फिर कंसिडरेशन में जब नेट एसेट्स मेथड, थर्ड इज नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड में हम लोग नेट एसेट्स फाइंड करेंगे, जो भी आइडेंटिफाइड एसेट्स, ठीक है, जितना आइडेंटिफाइड एसेट्स, मतलब जितना एसेट्स हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, जिनको टेक ओवर कर रहे हैं, वो सारा एसेट्स का आज मार्केट में आज फेयर वैल्यू क्या है जोड़ लो। उसमें इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, स्टॉक, डेटर्स, वॉट एवर, सभी एसेट्स लेंगे, जोड़ लेंगे। इवन गुडविल भी, गुडविल वैल्यूएशन करके उसके लिए भी कुछ पे करेंगे, तो सब जोड़ लेंगे। प्लस उसमें जो लाइबिलिटीज था एक्सटर्नल, डिवेंचर है, लोन है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो सारा लाइबिलिटी का भी फेयर वैल्यू वो माइनस कर देंगे, तो मिल जाएगा क्या, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वो हो जाएगा आपका परचेज कंसिडरेशन। तो डिफरेंट वे से कैलकुलेशन करोगे, राइट, यस सर। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और बार्गेन परचेज, मतलब पेमेंट बेसिस पे है, पेमेंट बेसिस पे हम लोग कंसिडरेशन देख लिए। तो इसमें गुडविल या बार्गेन गेन और बार्गेन परचेज कैसे कैलकुलेशन करोगे। तो इसमें एक 100% एक्वायर किए, तो 100% एक्वायर किए तो जो कंसिडरेशन है उससे नेट एसेट्स माइनस कर दो। लेकिन मान लो मैंने 60% एक्वायर किए, तो 60% के लिए कुछ पे किए, तो 40% जो है वो माइनॉरिटी होल्डर्स है। माइनॉरिटी होल्डर्स के वो मेरे पास नहीं है कंट्रोल, कंट्रोल तो 60% में आ गया 50 से अब, लेकिन जो 40% उसके लिए वैल्यू क्या होगा, मतलब नेट वर्थ माइनॉरिटी होल्डर्स, उसको बोलते हैं एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वो भी ऐड कर लेंगे इसमें। और एनसीआई कैलकुलेशन के लिए दो कंसेप्ट फॉलो होता है, एक तो हो गया फेयर वैल्यू कंसेप्ट और एक होता है आपका प्रोपोर्शनल होल्डिंग कंसेप्ट, ठीक है, प्रोपोर्शनल होल्डिंग कंसेप्ट। ये दोनों कंसेप्ट से एनसीआई फाइंड करेंगे। तो परचेज कंसिडरेशन पेड फॉर कंट्रोलेबल शेयर्स, मान लो 75% पे किए कंसिडरेशन, मतलब कंट्रोल लिए, तो उसमें 75% के लिए कुछ पे करेंगे। तो बाकी 25% जो अदर होल्डर्स है उस कंपनी का, उन हो गया माइनॉरिटी होल्डर्स, उनका क्या नेटवर्थ है, दैट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, वो देख लेंगे, वो जोड़ लेंगे, जोड़ के 100% का नेटवर्थ आना चाहिए, होना चाहिए ना कंसिडरेशन के हिसाब से 100% का वैल्यू। अब लेस कर दो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन, जो कंपनी को एक्वायर किए ना एक्वायरी,
उनका फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या था डेट ऑफ एक्विजिशन, माइनस करोगे, पॉजिटिव आया तो गुडविल हो जाएगा, नेगेटिव हो गया तो आप लिखोगे गेन ऑन बार्गेन परचेज। क्लियर। नाउ एनसीआई कैलकुलेशन। अब एनसीआई कैलकुलेशन के लिए दो कंसेप्ट है, एक हो गया आपका फेयर वैल्यू, अभी बोले ना फेयर वैल्यू कंसेप्ट, समझ लेना इसमें फुल वैल्यू गुडविल रिकॉर्ड होता है, और अगर प्रोपोर्शनल होल्डिंग तो सिर्फ मेरा जो कंट्रोल उसमें कितना एक्स्ट्रा पेमेंट वो आपका पार्शियल गुडविल रिकॉर्ड होता है, तो वो आपका पार्शियल गुडविल होगा, और अगर फेयर वैल्यू कंसेप्ट करेंगे तो फुल वैल्यू गुडविल रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अगर फेयर वैल्यू कंसेप्ट है तो क्या देखेंगे, तो मैंने जो पे किए वो भी तो फेयर वैल्यू, मैंने जो पे किए अभी मार्केट में मेरा कंपनी का शेयर्स क्या चल रहा है उसके हिसाब से वैल्यू पे किए, शेयर इशू किए तो, या आज मैंने उनको कितना कैश पे किया तो फेयर वैल्यू वही हो जाएगा। तो जो पेमेंट किए थे मतलब 75% कंट्रोल लेने के लिए मैंने पे किए थे कितना 240 लाख, मान लेते 75% कंट्रोल लेने के लिए मैंने पे किए थे 240 लाख, तो फेयर वैल्यू कंसेप्ट बोलते हैं एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो माइनॉरिटी होल्डर्स 25% उनका क्या वैल्यू होगा। तो ये यूनिटरी अप्लाई करो ना, अगर 75 में इसके लिए मैंने पे किए 240 लाख तो 25 में क्या होगा ना, डिवाइड बाय 75 इंटू 25 1/3 80 लाख, तो 100% का क्या होना चाहिए, इंटू 100 करोगे तो 320 लाख हो जाएगा ना। तो कंसिडरेशन 240 लाख पे किए थे, और एनसीआई कैसे कैलकुलेशन किए ना, जब 240 पे किए थे 75% के लिए तो 100% एक्वायर करते तो क्या वैल्यू पे होता, वो भी फेयर वैल्यू है, वो एक्वायरर का फेयर वैल्यू के हिसाब से पेमेंट जो कंसिडरेशन है उसका फेयर वैल्यू, तो 25% का क्या होगा 80 लाख, तो टोटल वैल्यू फुल वैल्यू क्या हो गया, बोलो फुल वैल्यू ऑफ एक्वायरी 75% 25% मैंने जो पे किया उसके हिसाब से 320 पे होना चाहिए ना, और नेट एसेट्स मान लो उस कंपनी में था 250 लाख, तो जो पॉजिटिव वैल्यू वो क्या हो गया आपका गुडविल, ये जो गुडविल इसको बोलोगे फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, और एक कैलकुलेशन होता है एक्वायरर का जो कंसिडरेशन उसको फेयर वैल्यू कंसिडर करके, वो फेयर वैल्यू है, वो भी फेयर वैल्यू है 75% के लिए उतना ही तो फेयर वैल्यू मैंने पे किया ना, यस सर। तो ये हो गया फुल वैल्यू कंसेप्ट, और सेकंड हो गया एनसीआई अंडर प्रोपोर्शनेट होल्डिंग कंसेप्ट। सेकंड क्या है, एनसीआई अंडर प्रोपोर्शनेट होल्डिंग कंसेप्ट। इसमें कैसे करेंगे, ओके मैंने 75% एक्वायर किए तो इसके लिए पेमेंट किए 240 लाख, लेकिन सब्सिडियरी में टोटल नेट एसेट्स क्या था जिस दिन एक्वायर किया डेट ऑफ एक्विजिशन 250 लाख, सब्सिडियरी का पूरा सब्सिडियरी का नेट एसेट्स 250 लाख, वो तो 100% का था ना, तो इसमें एक्वायरी का नेट एसेट्स देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे एक्वायरी का नेट एसेट्स देखेंगे, और उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली एनसीआई क्या होना चाहिए, तो 240 इज 100%, 250 इज 100% है ना, तो उनका 25% क्या होगा, तो एक्वायरी का जो नेट एसेट्स वो भी फेयर वैल्यू है, उस वैल्यू से कैलकुलेशन करेंगे प्रोपोर्शनली, उसको बोले प्रोपोर्शनल होल्डिंग कंसेप्ट, ठीक है, क्या बोलोगे इसको प्रोपोर्शनल होल्डिंग मेथड। तो इसमें 250 लाख टोटल था फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी, उसमें एनसीआई का क्या परसेंटेज था 25%, तो ये हो गया आपका एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ओके। तो अब कैलकुलेशन करो गुडविल और कैपिटल, गुडविल और बार्गेन गेन, परचेज कंसिडरेशन 75% के लिए पे किए थे 240 लाख, और जो सब्सिडियरी सॉरी इसमें 75% तो होल्डिंग हो गया ना, कंट्रोल आ गया आपका, तो बाकी जो 25% माइनॉरिटी होल्डर्स उनका क्या इंटरेस्ट है, उनका क्या वर्थ है, दैट इज एनसीआई, वो आप कितना आया था 62.5 लाख, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 100% का 302.5 लाख, और नेट एसेट्स था कितना 250 लाख, तो गुडविल क्या होना चाहिए 52.5 लाख। समझ में आया। इसको दूसरा वे से भी कर सकते, बोलो मैंने परचेज कंसिडरेशन 75% के लिए कितना पे किए थे 240 पे किए थे, यस यस, तो इससे लेस कर देंगे नेट एसेट्स प्रोपोर्शनेट, नेट एसेट्स भी 75% ऑफ 250 लाख था ना, सब्सिडियरी में बोलो टोटल नेट एसेट्स कितना दिया था 250, तो इस पे एक बार करो, एक मिनट हम कैलकुलेटर लेकर, तो 250 लाख मल्टीप्लाइड बाय 75% ये होता है 187.5 लाख। तो मैंने जितना
पोर्शन कंट्रोल लिए 75%, तो अगर सब्सिडियरी का टोटल नेट एसेट्स था 250, उसमें से 75% अब मेरा हो गया ना, तो मैंने लेकिन कंसिडरेशन पे किया कितना, 240 लाख। तो 240 माइनस 240 माइनस कितना 187.5, जो बैलेंस है ये हो रहा है 52.5 लाख। तो ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, गुडविल। एक्चुअली ये परचेज गुडविल माना जाएगा। जो फुल वैल्यू गुडविल उसमें फिर क्या होगा, इम्पेयरमेंट करना होगा, लेकिन ये परचेज गुडविल है, ठीक है। इसको भी इम्पेयरमेंट करते आगे, बट परचेज गुडविल जेन्युइनली कितना है, इतना है, ठीक है। तो गुडविल कितना आ गया आपका 52.5 लाख। बोलो क्लियर है। तो दो कंसेप्ट है एनसीआई कैलकुलेशन करने का। जहां 100% एक्विजिशन नहीं है तो जो माइनॉरिटी होल्डर्स उनका प्रोपोर्शनल नेटवर्थ फाइंड करेंगे। उसके लिए दो कंसेप्ट है। मैंने जो एक्वायरर पे किए, जितना जो कंट्रोल लेने के लिए अगर 60% के लिए कुछ पे किए, तो माइनॉरिटी क्या 40%, तो 40% का उसी मेरा पेमेंट बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। तो फुल वैल्यू गुडविल कंसेप्ट इसको बोलोगे। और अगर मैंने प्रोपोर्शनल होल्डिंग करेंगे तो मैंने 75% जो खरीदे उसके लिए कितना पे किए, और 75% ऑफ नेटवर्थ ऑफ सब जिनको खरीदे उसका नेटवर्थ देख लेंगे, डिफरेंस क्या गुडविल हो जाएगा। देखो गुडविल उतना ही आया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो अल्टरनेटिवली, और नहीं तो ऐसे करो कंसिडरेशन, उसमें एनसीआई जोड़ लोगे, एनसीआई लेकिन प्रोपोर्शनल होल्डिंग से करोगे, और उसके साथ लेस, उससे लेस कर दोगे टोटल नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी, और द डिफरेंस इज गुडविल, राइट। यस सर। ओके, एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने रिकॉर्डिंग करना भूल गए थे, वही इसीलिए आज करना पड़ रहा है, डबल मेहनत। ओके, अब इसमें एंट्री, अगर मैंने 100% एक्विजिशन नहीं किए तो इस केस में कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में एंट्री करना होगा। दो, एक तो स्टैंड अलोन बनेगा और कंसोलिडेटेड। तो सेपरेट स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट दो बनाना होता है होल्डिंग को, ठीक है। तो 100% नहीं है तो इंडिया 110 लग रहा है, दो बनाना पड़ेगा होल्डिंग को कंसोलिडेशन के लिए। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट के लिए एंट्री क्या करोगे ना, नेट एसेट्स टोटल लेंगे। अगर ओनली नेट एसेट्स दे दिया तो आप लिखोगे नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, सबसे मतलब एक्वायरी का कितना नेट एसेट्स था टोटल, फिर गुडविल और बार्गेन गेन और बैलेंसिंग फिगर, टू कंसिडरेशन और टू एनसीआई, ठीक है। टू कंसिडरेशन एंड टू एनसीआई, एंड द डिफरेंस शुड बी बैलेंसिंग फिगर। इफ डेबिट इज मोर तो क्रेडिट में लिखोगे गेन ऑन बार्गेन परचेज, और अगर क्रेडिट एक्सेस हो गया तो डेबिट में लिखोगे गुडविल, ठीक है। एक्स्ट्रा पे की कंसिडरेशन तो गुडविल हो जाएगा, क्लियर। और अगर आपको टोटल एसेट्स एक्वायरी जिनको खरीदे मतलब वेंडर, उनका टोटल एसेट्स कितना फेयर वैल्यू दे दिए, टोटल लायबिलिटीज कितना दे दिए, तो नेट एसेट्स क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो नेट एसेट्स देने से फर्स्ट ऑप्शन करो, और अगर टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी एक्वायरी का दे दिया तो इसमें एंट्री करोगे टोटल एसेट्स डेबिट, जो एक्वायर किए, जितना एक्वायर किए वो डेबिट कर लो, ठीक है। टोटल एसेट्स ऑफ एक्वायरी, ऑब्वियसली जितना एक्वायर किए उसका फेयर वैल्यू, और टू लायबिलिटी एक्वायर्ड, जितना लायबिलिटी टेक ओवर किए, टू लायबिलिटी एक्वायर्ड, और टोटल फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन, ठीक है। टोटल लायबिलिटी एक्वायर्ड एक्वायरी का, और टू कंसिडरेशन, जितना मैंने कंसिडरेशन पे करेंगे ड्यू दिखा दिए, टू एनसीआई माइनॉरिटी, उनका वर्थ कितना, और बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। तो डिफरेंस क्या बोलो, तो यहाँ मान लो इसमें टोटल एसेट्स है 2000 लाख और लायबिलिटीज था 500 लाख, तो नेट एसेट्स कितना 1500 लाख। तो फर्स्ट ऑप्शन में नेट एसेट्स 1500 लिख लोगे, लायबिलिटी नहीं लिखना है। और टू कंसिडरेशन टू एनसीआई बैलेंस शुड बी गुडविल और बार्गेन गेन, इसमें टोटल एसेट्स को डेबिट करोगे और लायबिलिटी क्रेडिट करोगे, नेट एसेट्स तो उतना ही तो आएगा ना। तो एक ही बात है बाबू। तो आप ऑप्शन दिस और दैट कुछ भी एक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, अब कंसिडरेशन पे करोगे, कंसिडरेशन डेबिट टू बैंक, अगर कुछ कैश पे किए तो, अगर सिक्योरिटीज इशू किए तो सिक्योरिटीज, कैपिटल इशू किए तो शेयर कैपिटल, और प्रीमियम में इशू किए तो प्रीमियम, बस हो गया। और सेपरेट स्टेटमेंट अगर बन रहा है तो इस केस में कंसोलिडेशन नहीं। तो इस केस में बोलो तो अगर किसी एक एक्वायरी किसी कंपनी का मैंने 60% 75% एक्वायर की, तो क्या उस कंपनी लिक्विड हो जाएगा क्या, नहीं। उसमें अदर माइनॉरिटी होल्डर्स है, वो कंपनी का एग्जिस्टेंस एज इट इज है।
ये मेरे पास थोड़ी आया है, ये सारा एसेट्स लायबिलिटी नहीं, मैंने इन्वेस्ट किए। तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी डेबिट टू बैंक, जनरली यही होता है, ठीक है। क्या ट्रीट करोगे, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी टू बैंक, ओके, सेपरेट स्टेटमेंट में हो जाएगा अगर कैश पे हो रहा है तो। नेक्स्ट, बुक्स ऑफ एक्वेरी। बुक्स ऑफ एक्वेरी इस केस में जब 100% होल्डिंग नहीं है और अब 100% एक्विजिशन नहीं हुआ, पार्शियल मतलब कंट्रोल तो लिए, तो इस केस में कोई एंट्री नहीं, उनका बुक्स तो बिजनेस एज इट इज कंटिन्यू चल रहा है ना, उसमें कोई एंट्री नहीं करोगे। यस, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यस सर। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार हम वो दिखा रहे हैं अपना बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन 1 ये हम डायरेक्ट यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑन मार्च 31 जो भी डेट हो, के लिमिटेड एक्वायर्ड एल लिमिटेड, तो इसमें 100% मतलब ये नहीं कि 60-70% कंट्रोल आया, नहीं। और उसके लिए कंसिडरेशन कितना पे कर रहे हैं ना, 60,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं। क्या इशू कर रहे हैं, 60,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं। और क्या प्राइस, फेस वैल्यू 10, लेकिन अभी मार्केट में क्या ट्रेडिंग हो रहा है कितना में, 240। तो ऑब्वियसली फेयर वैल्यू के हिसाब से देखे तो 60,000 इंटू 240 यही तो होगा ना टोटल पेमेंट। तो 60,000 इंटू 240 ये होता है आपका 1,44 लाख, ठीक है। तो कंसिडरेशन हो गया, टोटल एक्वायर्ड किए 1,44 लाख। और बुक वैल्यू ऑफ एल मतलब एक्वेरी, उनका नेट एसेट्स बुक वैल्यू भी दे रहे हैं और फेयर वैल्यू भी दे रहे हैं। और इंड एस 103 ऑलवेज फेयर वैल्यू को रिकॉग्नाइज करते, ठीक है। ऑलवेज इंड एस 103 किसको रिकॉग्नाइज करते, फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज करते। तो फेयर वैल्यू कितना दिया, 1,35 लाख। तो बताओ नेट एसेट्स कितना, 100% है ना, एनसीआई तो आएगा नहीं। नेट एसेट्स कितना है, 1,35 लाख। और कंसिडरेशन कितना था आपका, 1,44 लाख। तो 1,35 1,44 डिफरेंस कितना, 9 लाख। 9 लाख हो गया आपका गुडविल, ठीक है ना। तो गुडविल कितना हो जाएगा, 9 लाख। और इसमें एक्विजिशन जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं तो लिख लेते, जर्नल एंट्री में भी गुडविल आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, हम उसमें किए थे, तो अरे उसमें किए थे, यस क्वेश्चन 1 ये सब हो गया था, 7 तक तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे। परचेज कंसिडरेशन कितना रहे बोलो, 60,000 इंटू 240 1,44 लाख। और नेट एसेट्स सब्सिडियरी, नेट एसेट्स जिनको एक्वायर किए एल लिमिटेड, फेयर वैल्यू कितना था, 1,35 लाख। तो गुडविल कितना हो गया, 9 लाख, ठीक है ना। और एंट्री एक्वायरर का बुक्स में, ठीक है, एक्वायरर का बुक्स में एंट्री, नेट एसेट्स डेबिट कितना, इसमें एक्विजिशन हो गया 100%। नेट एसेट्स डेबिट कितना, 1,35 लाख। और कंसिडरेशन कितना, 1,44 लाख। तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 9 लाख, वही आया ना गुडविल। अब कंसिडरेशन पे करो, कंसिडरेशन डेबिट 1,44 लाख, डेबिट 1,44 लाख, ठीक है। 2 शेयर कैपिटल 60,000 इंटू 10, 60,000 इंटू 10 कितना होता है, 6 लाख। और प्रीमियम सिक्योरिटी 60,000 इंटू 230, 240 था ना फेयर मार्केट वैल्यू, तो 10 से एक्स्ट्रा कितना 230, तो 1,38 लाख ये हो गया आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, ये था क्वेश्चन 1, एकदम इजी था। अब क्वेश्चन 2 फिर डिस्कस करें। 80% एक्वायर किए ए लिमिटेड, बी को एक्वायर किए, कितना में एक्वायर किए, 960, ओके। 80% एक्वायर किए और कितना में एक्वायर किए, 960, राइट, हाँ सर। नेक्स्ट फिर क्या बोल रहे हैं ना, अच्छा इसको एक कितना, 960। और इसमें बोल रहे हैं बाय इक्विटी शेयर एट पार, फेयर वैल्यू क्या हुआ, फेयर वैल्यू ऑफ बीज नेट एसेट्स एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन कितना है, 8 लाख। कैलकुलेशन क्या करना है, बोल रहे हैं कैलकुलेट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड गुडविल। सर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इसमें कैसे करें, कुछ बोला नहीं, मतलब फेयर वैल्यू बेसिस या प्रोपोर्शनल होल्डिंग बेसिस, दोनों ही कर सकते हो, ठीक है ना।
ओके, दोनों ही कर सकते हैं हम लोग। अगर फेयर वैल्यू बेसिस करें तो क्या होगा, और प्रोपोर्शनल होल्डिंग तो क्या होगा। बस एक क्वेश्चन सॉल्व अब देखते हैं क्या सॉल्व किए थे। क्वेश्चन 2, परचेज कंसिडरेशन 80% कितना पे किए थे, 9,60,000। अब एनसीआई प्रोपोर्शनेट होल्डिंग मेथड, ये वन पार्ट है प्रोपोर्शनेट होल्डिंग मेथड। बोलो तो नेट एसेट्स ऑफ एक्वेरी जिनको खरीदा गया था कितना दिया था, 8 लाख। प्रोपोर्शनेट होल्डिंग में अगर 80% खरीदे उसमें 20% कर लो तो 1,60,000, ठीक है ना। तो 960 प्लस 160 टोटल 100% का वैल्यू कितना आ गया, 11,20,000। और नेट एसेट्स कितना दिया था, 8 लाख। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 8 लाख ऑफ एक्वेरी, और माइनस कर दो पॉजिटिव है कितना, 3,20,000। ठीक है, ये आपका प्रोपोर्शनेट होल्डिंग मेथड। होल्डिंग मेथड, ठीक है ना। फेयर वैल्यू मेथड, तो फेयर वैल्यू मेथड में हम जो एनसीआई फाइंड करेंगे ना, ये कंसिडरेशन से फाइंड करेंगे। 80% के लिए कंसिडरेशन पे किए कितना, 960। अब समझो ये 80% के लिए 960 पे किए, बाकी 20% भी हम एक्वायर कर लेते हैं 100%, तो हमको 20% के लिए और क्या एक्स्ट्रा पे करना होता, वो मेरे पास नहीं है, तो वही एनसीआई होना चाहिए। मेरा जब कंसिडरेशन पेमेंट उसके हिसाब से होना चाहिए ना। यस सर, तो ये फुल वैल्यू कंसेप्ट भी बोलते हैं, गुडविल इसमें फुल वैल्यू आएगा। तो 960 इज 80%, तो 20% एनसीआई क्या, 2,40,000, तो टोटल कितना हो रहा है, 12 लाख। बट नेट एसेट सब एक्वायरी बी लिमिटेड कितना था, 8 लाख। तो गुडविल अब इसमें कितना है बोलो, गुडविल आ गया इसमें 4 लाख। तो देखो प्रोपोर्शनल होल्डिंग में ऑलवेज पार्शियल गुडविल ये होता है, रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है, पार्शियल गुडविल आता है, और वो परचेज गुडविल ऑब्वियस बात है। और फेयर वैल्यू तो टोटल इसमें फुल वैल्यू गुडविल इसमें होता है। फेयर वैल्यू कंसेप्ट फॉलो करना है, इंडेस फेयर वैल्यू कोई रिकॉग्नाइज करते तो इसमें फुल वैल्यू इसमें शो करोगे, ठीक है ना। यस सर, अब एंट्री कर रहे हैं, तो अगर इसमें भी दो अलग अलग एंट्री हो जाएगा। फर्स्ट केस प्रोपोर्शनेट होल्डिंग, क्योंकि एनसीआई चेंज हो रहा है ना। नेट एसेट्स तो 8 लाख है और कंसिडरेशन 960 है, बट एनसीआई चेंज हो गया कितना, 140, तो डिफरेंस गुडविल आ जाएगा अपने आप। और कंसिडरेशन 2, इसमें इक्विटी शेयर इशू किए थे एट पार, 10 रुपीज करके एट पार, तो इसलिए 2 इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। बोलो समझ में आया। और यही एंट्री करेंगे अगर फेयर वैल्यू करेंगे, फेयर वैल्यू तो नेट एसेट्स कितना है बोलो, 8 लाख। यस सर, और टू कंसिडरेशन कितना था, 960, और टू एनसीआई ये कितना आया था, देखो एनसीआई 2,40,000, मतलब ये जो 960 80%, तो 20% कितना, 240, तो टोटल 12 लाख, तो 8 लाख है, ठीक है ना। फेयर वैल्यू कंसेप्ट है। तो गुडविल डेबिट करोगे कितना, 4 लाख। बस सही चेंजेस है। फेयर वैल्यू के हिसाब से एनसीआई फाइंड करोगे तो फुल वैल्यू गुडविल मेजर होगा, और अगर प्रोपोर्शनेट होल्डिंग तो उसमें जो एक्वेरी उनका जो नेट एसेट्स था फेयर वैल्यू, उसमें से प्रोपोर्शनेटली एनसीआई कितना वो देखोगे, तो इस केस में परचेज गुडविल आएगा। गुडविल कितना, और इसमें दो अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है ना। इसमें 3,20,000 आया और इसमें आया 4 लाख। कैलकुलेशन देखो, गुडविल इसमें 4 लाख, इसमें 3,20,000, राइट। ये ऐसे था क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 भी ऐसा ही है, एक बार देख लेते हैं फिर क्वेश्चन 3। Z Limited acquired 60% interest in P Limited on January 17, और Z पे किए कितना, 720 लाख। तो ऑब्वियसली जो पे किए इसमें कैश सेटल्ड है फॉर देयर इंटरेस्ट इन P Limited। तो 60% के लिए इतना पेमेंट है, जो पेमेंट किया फेयर वैल्यू के हिसाब से ही पे किए ना। द फेयर वैल्यू पीज नेट एसेट्स एक्वेरी, उनका नेट एसेट्स क्या दिया है, पीज एसेट्स दे दिया कितना, 1,800 लाख, और फेयर वैल्यू लाइबिलिटीज ऑफ पी दे दिया कितना, एक्वेरी का एसेट्स भी दे दिया, लाइबिलिटी भी। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करोगे तो क्या आएगा, नेट एसेट्स आ जाएगा, फेयर वैल्यू नेट एसेट्स ऑफ एक्वेरी। पास एंट्री फॉर एक्विजिशन अंडर इंड एस, assuming that P Limited does not wish to report NCI fair value, okay,
तो इसमें फेयर वैल्यू नहीं, प्रोपोर्शनेट होल्डिंग कंसेप्ट है ना, प्रोपोर्शनेट होल्डिंग कंसेप्ट। बोलो 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 यस। तो क्वेश्चन आप देखो, अब क्वेश्चन सॉल्व करते। ये दिया परचेज कंसिडरेशन कितना था 60% के लिए, 60% के लिए कितना दिया था 720 lakhs, राइट। तो एनसीआई, एनसीआई हम लोग प्रोपोर्शनेट होल्डिंग, तो इस केस में बोलो एसेट्स टेकन दिया था ना 1800 और लाइबिलिटीज कितना था 900, तो नेट एसेट्स ऑफ एक्वेरी 1800 माइनस 900, 900 उसमें 40%, ठीक है 360, तो टोटल कितना हो गया 1080 और नेट एसेट्स कितना दिया था 800, तो गुडविल कितना हो जाएगा 180 lakhs। ये हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। नाउ अब इसमें एंट्री नहीं था, एंट्री इसमें क्या पूछा था, इसमें एंट्री क्या क्या पूछा था, सिर्फ एनसी सॉरी ये दे दिया फाइंड, अच्छा पास एंट्रीज, बस एंट्री पास कर लोगे, एक ही जैसा है, कर लेना, ठीक है ना। ना क्वेश्चन 4 क्या दिया है फिर देखते हैं। एक्वायर के एम लिमिटेड 80% इक्विटी पी लिमिटेड, ये सारा ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज में इस तरह दे सकता है, और कॉम्बिनेशन का वेटेज बहुत ज़्यादा है तो आपको मिल सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। तो एक्वायर किए 80% शेयर्स ऑन पी लिमिटेड, और इसमें कैश पे किए कितना 216 लाख। आइडेंटिफाइड एसेट्स एक्वायर, मतलब जितना एसेट्स एक्वायर किए 350 लाख, और लाइबिलिटी एक्वायर किए उसमें कितना 50 लाख, तो 350 माइनस 50 नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी मतलब पी लिमिटेड कितना हो गया 300 लाख। ये है क्वेश्चन, आपको फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है वही तो नहीं पूछा है। सबको मान लो पास एंट्रीज ये है, तो बस एंट्री पास करना है। तो बोलो कंसिडरेशन 5, अच्छा सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 था, वो तो कुछ नहीं कैलकुलेशन ही करना था, ठीक है ना। यस 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 5 डिलिमिटेड एक्वायर 100% एक्विजिशन हो गया ऑफ एफ लिमिटेड। द कंसिडरेशन इमीडिएट पेमेंट 10 लाख और फर्दर पेमेंट है 1.21 लाख इफ फर्दर टू फर्दर पेमेंट्स आगे, और 2 इंस्टॉलमेंट पे होगा 1.25 लाख if the return on equity exceeds 20% in each of the subsequent 2 financial years, और डिस्काउंट रेट कितना परसेंट 10% यूज करना है, और कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टोटल कंसिडरेशन एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन डेट में कंसिडरेशन डेट। तो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स है ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे, प्रेजेंट वैल्यू के लिए कितना परसेंट डिस्काउंट रेट 10%, बस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई करोगे, जोड़ लोगे, आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, और फिर जो इमीडिएट पे किए तो प्रेजेंट वैल्यू ही है, तीनों को जोड़ लेना, कंसिडरेशन आ जाएगा। समझ में आया। लेकिन एक कंडीशन दिया था कि अगर रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सीड करते 20%, तो इसमें बताया नहीं एक्सीड किया था या नहीं। ऑब्वियसली हम लोग एजम्पशन लेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सीड कर गए, तो इसीलिए कंडीशन फुलफिल, तो आगे इंस्टॉलमेंट्स पे होगा, तो उसका फेयर वैल्यू अभी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। तो ये था क्वेश्चन 5। इमीडिएट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन कितना पे किए 10 लाख। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कंसिडरेशन, इसमें हम लोग ये मान लिए कि कंडीशन फुलफिल्ड। तो ईयर 1 ईयर 2 2 साल 1,21,000 पे हो रहे, और 10% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1/0.90909, हम डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा लिए थोड़ा, तो इसमें 1,10,000 आता है। और फिर 2 इयर्स का फैक्टर, फिर इक्वल कर दो कैलकुलेटर में 0.82644 एंड सो ऑन, फिर इसमें इंटू किए तो 1 लाख अप्रोक्स आया। तो सबको जोड़ के आ गया कंसिडरेशन कितना 12,10,000। ऐसे टोटल पेमेंट्स कुछ और है, लेकिन टोटल पेमेंट्स इन तीनों इंस्टॉलमेंट को जोड़ लोगे इतना, और कंसिडरेशन आया इतना, तो डिफरेंस क्या फिनेंस कॉस्ट हो जाएगा, उसको प्रोपोर्शनेटली आगे 2 साल में चार्ज कर दोगे, ठीक है। यस सर। तो ये था कंसिडरेशन कैलकुलेशन, जहाँ इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है, और जिस दिन कंट्रोल आ गया उस दिन का वैल्यू उस दिन, ठीक है 100% तो उसी दिन आ गया जिस फर्स्ट इमीडिएट पेमेंट डेट। तो जो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स उसको भी प्रेजेंट वैल्यू में कंसिडर करोगे, करके आ जाएगा। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। इस तरह छोटा छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ओके अब लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा हूँ धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 6, यस
6 में क्या दिया है, एक मिनट। सी लिमिटेड एक्वायर्ड 60% शेयर्स इन डी लिमिटेड, और उसमें कैश पेमेंट 60% लिए कितना पे किए, 3 लाख। 60% एक्वायर किए, कैश पेमेंट कितना किए, 3 लाख, राइट। यस सर, क्या चीज की है, ओके। नेक्स्ट बोल रहे हैं द अमाउंट वॉज डिटरमाइंड विद द रेफरेंस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ डीज ऑर्डिनरी शेयर्स बिफोर द एक्विजिशन डेट। डी को एक्वायर किया ना, ओके। और कैलकुलेट द एनसीआई एंड गुडविल फॉलोइंग एक फेयर वैल्यू अप्रोच, और दूसरा बोला प्रोपोर्शनेट शेयर, प्रोपोर्शनेट होल्डिंग जिसको बोलते हैं, शेयर ऑफ नेट आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स इन एक्वायरी अप्रोच, ठीक है। जब फेयर वैल्यू करोगे तो एक्वायरर के हिसाब से, कंसिडरेशन के हिसाब से करोगे, और प्रोपोर्शनेट तो एक्वायरी का जो नेट एसेट्स है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली एनसीआई क्या देखोगे। when on the acquisition date the aggregate value of D's identifiable net assets, इसमें दो सिचुएशन, ए 4,40,000, बी 5,30,000। तो इसमें समझो इसमें 4 आंसर आएगा। क्यों सर? अरे एक तो फेयर वैल्यू के हिसाब से, फेयर वैल्यू अप्रोच में एक नेट एसेट्स एक बार 4,40,000 लेके करेंगे, एक बार 5,30,000 लेके करेंगे। फिर प्रोपोर्शनल होल्डिंग में भी 4,40,000 लेके करेंगे, 5,30,000, मतलब फेयर वैल्यू में 2 और प्रोपोर्शनल में भी 2, तो 4 हो गया ना। तो 4 कॉलम करोगे फिर आ जाएगा। यस सर, ये सारा लास्ट सॉल्व कर लिए थे फिर, लेकिन वो रिकॉर्ड करना भूल गए थे। खैर, तो 6 इसमें कैलकुलेशन गुडविल और बार्गेन गेन, ठीक है ना। हम 2 किए, क्या किए, फेयर वैल्यू इसमें ए बी, सिचुएशन ए और सिचुएशन बी। ए में क्या था, नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी 4,40,000 था, और बी में क्या था 5,30,000, बस यही डिफरेंस। फिर प्रोपोर्शनल होल्डिंग, इसमें भी ए, अगर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी 4,40,000 लेंगे तो कितना, और 5,30,000 लेंगे तो कितना, क्लियर है ना। यस सर। तो कंसिडरेशन बोलो 60% के लिए 3 लाख पे किए थे, है ना। तो सब में 3 लाख होगा। कंसिडरेशन 3 लाख है, ये ना कि फेयर वैल्यू की सबसे अलग दिया है और प्रोपोर्शन के लिए अलग दिया, नहीं। कंसिडरेशन भाई जितना कंसिडरेशन पे किए वही फिक्स्ड है। अब एनसीआई जोड़ लेंगे, इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग गुडविल और बार्गेन गेन, तो कंसिडरेशन के साथ ये 60%, तो 40% एनसीआई। अब एनसीआई के लिए 2 अप्रोच बोले थे, एक तो हो गया फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू के लिए क्या करोगे, फेयर वैल्यू लिखे तो एक्वायरर कितना पे किए 60% के लिए, बोलो 3 लाख। अगर 3 लाख पे किए 60% के लिए, तो 40 के लिए क्या होगा, अलॉयज फेयर वैल्यू। तो एक्वायरर का कंसिडरेशन क्या है, वो भी पेमेंट फेयर वैल्यू। कंसिडरेशन मैंने जो पे करे वो फेयर वैल्यू के हिसाब से ही मैंने पे किए भाई, तो मेरा एक्वायरर के हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे। तो इसमें 2 लाख होता है, तो फेयर वैल्यू ये दोनों कॉलम में 2 लाख 2 लाख लिख लिए, क्लियर। अब प्रोपोर्शनल होल्डिंग, तो इस केस में एक्वायरी का जो नेट एसेट्स उसमें से माइनॉरिटी का मतलब एनसीआई देखेंगे। तो पॉइंट ए इसमें बोला था 4,40,000 नेट एसेट्स, ठीक है ना। तो उसमें 40% कितना होता है, 1,76,000। और बी, ऑप्शन बी, उसमें नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी दिया था 5,30,000, और उसमें 40% कितना होता है 2,12,000। तो इसको जोड़ लिए। अब नेट एसेट्स ऑफ डी, फेयर वैल्यू में कंसेप्ट में भी सिचुएशन ए में तो 4,40,000 था, और सिचुएशन बी में 5,30,000 था। यहाँ भी सिचुएशन ए में 4,40,000, सिचुएशन बी में 5,30,000। अब 2 जगह पॉजिटिव आया, 2 जगह नेगेटिव आया। तो पॉजिटिव आया तो गुडविल हो जाएगा, नेगेटिव आ गया तो गेन ऑन बार्गेन परचेज आ जाएगा। तो फर्स्ट ए और ए सिचुएशन में दोनों जगह गुडविल आया, लेकिन फेयर वैल्यू में ज़्यादा, बोलो ना फेयर वैल्यू में फुल वैल्यू गुडविल मेजर होता है, और प्रोपोर्शनल होल्डिंग में मतलब परचेज गुडविल मेजर होता है, क्लियर। यस सर। तो ये था क्वेश्चन 6। अब 7 से क्वेश्चन हटके, ठीक है, 7 से क्वेश्चन हटके है। तो क्वेश्चन 7 क्या दिया है, 7 में क्या है देखो, अरे यस सर। X Limited agreed to take over Y Limited. X Limited agreed to take over Y Limited on, कब टेक ओवर कर रहे हैं बोलो, on 1st October 18. No balance sheet of Y Limited prepare on that date. The summarized balance sheet of X Limited Y Limited 31st March है, लेकिन हम एक्विजिशन डेट 1st October, तो 6 months लेटर, तो 6 महीने का ट्रांजैक्शन तो कुछ हुआ होगा, 6 महीने में कुछ प्रॉफिट भी तो अर्न किए होंगे, तो आगे इन्फॉर्मेशन होगा श्योर। नेक्स्ट, दोनों कंपनी का दे दिया इंफॉर्मेशन, आगे बोल रहे फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन।
For 6 months period, April 18, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड मेड प्रॉफिट। ये जो 6 महीने का बिजनेस है हुआ, इसमें एक्स प्रॉफिट अर्न किए 5,40,000 और वाई प्रॉफिट अर्न किए 360, लेकिन इसमें डिप्रिसिएशन लेस हो गया था। कितना परसेंट? 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो हाफ ईयर का तो 5% डिप्रिसिएशन चार्ज करके नेट प्रॉफिट आया था। यस सर। फिर बोल रहे हैं बोथ द कंपनी पेड ऑन अगस्त 18 110 इक्विटी डिविडेंड। अच्छा सॉरी 110 नहीं, फास्ट 18, मतलब एक्विजिशन से पहले, ठीक है ना, एक्विजिशन से पहले कंपनी डिविडेंड भी दिए थे। अच्छा, प्रॉफिट अर्न किए, बढ़ गया तो एसेट्स बढ़ेगा, और गुड डिविडेंड पे किए तो माइनस हो जाएगा, है ना, बस और कुछ नहीं। तो डिविडेंड भी पे किए 10% और डिविडेंड टैक्स भी पे किए थे 15%। बट ध्यान देना, उस टाइम डिविडेंड टैक्स था, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। अभी तो डिविडेंड टैक्स नहीं है, डिविडेंड पे होल्डर्स को देना होता है, कंपनी को नहीं देना है। तो डिविडेंड टैक्स अभी नहीं रहेगा क्वेश्चन में, बट एक क्वेश्चन हम लोग जैसे आया था उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो डिविडेंड टैक्स भी माइनस करेंगे। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ वाई लिमिटेड वाज वैल्यूड एट, एक गुडविल वैल्यूएशन करके दे दिए। कुछ क्वेश्चन में आपको गुडविल वैल्यूएशन करना पड़ेगा। गुडविल वैल्यूड एट कितना में वैल्यूएशन किए ना? 1,68,900। कितना में? 1,68,900 ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर। और स्टॉक ऑफ वाई लिमिटेड सब्जेक्ट टू एबनॉर्मल आइटम्स, वाई का जो स्टॉक है उसमें कुछ एबनॉर्मल आइटम था। कितना? 8,500 राइट ऑफ किए तो वैल्यू घटा दिए उसको, ऑब्सोलेट है। और वुड बी अप्रिसिएटेड, बाकी जो स्टॉक है इतना राइट ऑफ करने के बाद उसमें अप्रिसिएट हो गया कितना? 20%, तो फिर उसमें बढ़ा देंगे वैल्यू, न्यू वैल्यू आ जाएगा। नाउ एक्स लिमिटेड वुड इशू वाई लिमिटेड शेयरहोल्डर्स fully paid equity share 10 each on the basis of the comparative intrinsic values of the shares at the date of takeover। तो दोनों कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू, हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर सीखे थे ना पहले, तो उसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर में एक तो हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, फिर आपका अर्निंग यील्ड मेथड, फिर आपका डिविडेंड यील्ड मेथड, इसमें बहुत सारे मेथड था, और फिर आपका फेयर वैल्यू मेथड। तो वो सारा जो मेथड सीखे थे वो तो हो गया था। तो उसी बेसिस पे पहले देखते हैं कैलकुलेशन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, उसी से एक्सचेंज रेशियो आएगा, उस ठीक है एक्सचेंज रेशियो आएगा, कितना शेयर इशू करोगे वो पता चलेगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेट करना कंसिडरेशन एक्स ट्रांसफर बाय एक्स लिमिटेड, एक्स वाई को एक्वायर किए ना, तो वाई को कितना में बाई करेगा, कंसिडरेशन। सेकेंड, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय एक्स लिमिटेड टू वाई लिमिटेड। और थर्ड, ascertain the closing bank balance while appeared in the balance sheet of X Limited after absorption of Y। ओके, तो क्लोजिंग बैंक बैलेंस ये मेन बात है। बैंक बैलेंस तो 6 महीना पहले दिया था, तो कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे देखो, हम लोग लास्ट डे सॉल्व कर लिए थे, सारा कुछ सॉल्व हो गया था। कितना बेवकूफ़ी का काम हुआ, रिकॉर्डिंग इतना भूल जाते रिकॉर्डिंग। 7, बैंक बैलेंस एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एक्स और वाई ये फाइन कर रहे हैं। ओपनिंग डेट 1 अप्रैल में देखोगे तो क्वेश्चन देखोगे तो उसमें दे दिया था, एक्स लिमिटेड में था 3,40,000 और वाई लिमिटेड में 1,80,000, राइट। नाउ ये 6 महीने में जो नेट प्रॉफिट अर्न किए ये मान लेंगे कैश प्रॉफिट है, ठीक है। और कैश प्रॉफिट, कैश फ्लो याद करो, नेट प्रॉफिट इनडायरेक्ट मेथड, उसमें एड बैक करते थे नॉन कैश एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, तो बस उसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो इसमें कैश प्रॉफिट देखेंगे एक्टिविटी वाइज नहीं, ठीक है। ये नहीं कि ऑपरेटिंग फिनेंसिंग ये सब नहीं भाई, सब एडजस्ट करके नेट कितना कैश आया। तो नेट प्रॉफिट कितना 6 मंथ्स में इतना और इतना दिया था, और डिप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस होकर नेट प्रॉफिट फाइंड किए थे, तो उसको ऐड बैक कर लिए। डिप्रिसिएशन 5% के हिसाब से करोगे। नेट एसेट्स कितना दिया था सर, तो एक बार देखो क्वेश्चन देखो, बार बार इसमें जाना पड़ रहा है। फिक्स्ड एसेट्स इसमें 15,50,000 और इसमें कितना 12,30,000, 5% लेस करके लिख लोगे, ठीक है। बोलो समझ में आया? यस सर। फिर इसके बाद करंट एसेट्स स्टॉक है, इसमें वाई लिमिटेड का स्टॉक में चेंज है, 8,500 का ऑब्सोलेट आइटम माइनस कर देंगे और फिर 20% ऐड कर लेंगे, बट एक्स का स्टॉक में कोई चेंज नहीं था। डेटर्स एज इट इज लिखोगे, बैंक नहीं बैंक बैलेंस, ओहो सॉरी डिप्रिसिएशन को ऐड बैक करोगे,
इसके बाद ये सब तो बात का बात है। और फिर डिविडेंड दिए थे, हम लोग कैश फाइंड कर रहे हैं अभी, नेट एसेट्स थोड़ी फाइंड कर रहे हैं। अब डिविडेंड दिए थे, कितना परसेंट डिविडेंड थे? 10% कैपिटल पे। कैपिटल कितना? इसमें 20 लाख पे 10%, इसमें 15 लाख पे 10%। अब फिर जो डिविडेंड उसमें 15% आपका डिविडेंड टैक्स भी आएगा। यस, अभी फिलहाल इतना से देखते क्या आ रहा है। तो जो डेप्रिसिएशन दोनों का जो नेट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स था ना, उस पर चार्ज किए, एड बैक किए, एड बैक कर लिए, नॉन कैश सही तो था एक। अब लेस डिविडेंड पे किए थे 10%, 20 लाख का 10% 2 लाख, 15 लाख का 10% 150, और उसमें फिर डिविडेंड टैक्स भी था। अभी बोला ना, अभी तो नहीं आप लोगों का, लेकिन यहाँ अप्लाई उस टाइम के हिसाब से अप्लाई हो रहा था। 15% है 2 लाख पे, डिविडेंड पे 30,000, 1,50,000 पे 22,500। तो ये हो गया आपका कैश बैलेंस एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। 1/10/18 को कैश बैलेंस हो गया कितना? एक्स लिमिटेड पे था 7,27,500 और वाई लिमिटेड में कितना? 4,30,500। बोलो क्लियर? तो कैश इतना आ गया। अब हम लोग जब नेट एसेट्स इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करेंगे, उसमें कैश एट बैंक इतना ही लेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन देखेंगे ना। यस सर। तो अब हम लोग फाइंड करते इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे करते? इसका दूसरा नाम है एसेट बैकिंग, ठीक है। तो एसेट्स, सभी एसेट्स का वैल्यू क्या है, इंक्लूडिंग गुडविल ले लेंगे, टोटल एसेट्स, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू देखोगे, लेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज लेस कर दोगे, नेट एसेट्स सब कंपनी आ जाएगा। और उससे प्रेफरेंस शेयर कुछ है तो उनका क्लेम कितना माइनस कर देंगे, नेट एसेट्स प्रेफरेंस का कितना माइनस कर देंगे, एरिया डिविडेंड है तो लेस कर देंगे, तो नेट एसेट्स पर इक्विटी आ जाएगा। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। और इसमें एक्सचेंज एक दूसरे को जो एक्वायर किए, उसी एक्सचेंज रेशियो को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। यस सर। तो गुडविल वाई को एक्वायर किए तो वाई का गुडविल लेंगे, एक्स तो खरीदो वाई को, एक्स का अपना गुडविल नहीं लिखना, सेल्फ गुडविल नहीं रिकॉर्ड करोगे। एक्विजिशन में पे हो रहा तो परचेज गुडविल माना जाएगा, इसीलिए रिकॉर्ड हो रहा है। फिर फिक्स्ड एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन 6 महीना का, दोनों का लेस करके लिख दिए। स्टॉक वाई लिमिटेड में, एक्स में तो एज इट इज बुक वैल्यू, वाई लिमिटेड में 8,500 था ऑब्सोलेट, लेस किए, बाकी 20% ऐड हो गया तो 120% कर लिए। और डेटर्स एज इट इज किए, बैंक एज इट इज किए, उसमें चेंज कुछ दिया ही नहीं था, इसीलिए उसको मान लिए। और ये सारा प्रॉफिट तो कैश आया, मतलब नॉन कैश कुछ बेच क्रेडिट में सेल हुआ नहीं, ये कंसिडरेशन किए, ये मान के चले। कुछ एजम्पशन बोले ना, लेना पड़ेगा। 6 महीना बाद में स्टॉक में चेंज नहीं हुआ, 6 महीना पहले का ही रह गया है तो हो ही नहीं सकता है। और फिर आपका डेटर्स, कैश, वो सब कैश तो कर ही लिए थे फिर भी, लेकिन डेटर्स ये सब का तो वैल्यू चेंज होना चाहिए ना, लेकिन नहीं दिया तो क्या करे, एजम्पशन लेना पड़ेगा इसमें। टोटल एसेट्स आ गया। और फिर लाइबिलिटी में एक ही था क्रेडिटर्स, माइनस कर दिए, नेट एसेट्स 30 लाख आया, इसमें 24 लाख आया। नंबर ऑफ शेयर्स, एक्स लिमिटेड में 20 लाख रुपीज का कैपिटल है, 10 इज मतलब 2 लाख शेयर्स था। वाई लिमिटेड में 15 लाख कैपिटल दिया था, 10 इज मतलब 1,50,000 शेयर। डिवाइड किए तो आपको मिल गया इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। एक्स लिमिटेड एक्वायरर का हो गया 15 और एक्वायरी या टारगेट हो गया 16, ठीक है। अब एक्सचेंज रेशियो, मतलब उनका 16 रुपीज शेयर लेके हम 15 देंगे ना, हम एक्वायरी को, आई एम द एक्वायरर, मैंने एक्वायरी को खरीदे, एक्वायरी का 16 रुपीज शेयर लेंगे और उनको हम 15 का देंगे, तो एक्सचेंज रेशियो क्या होगा? 16:15 फॉर्मूला होता है एक्सचेंज रेशियो का, मतलब वैल्यू ऑफ एक्वायरी या टारगेट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ एक्वायरर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एक्वायरी बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एक्वायरर। कहीं पे फेयर वैल्यू बोलेगा तो फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायरी डिवाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायरर, इससे एक्सचेंज रेशियो आ जाएगा। समझ में आया? 16:15 मतलब 15 शेयर है आपको, तो आपको बदले में न्यू एक्वायरर कंपनी का 16 शेयर मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ये पूछा गया था। तो हु इज एक्वायरर, हु इज एक्वायरी? एक्वायरर एक्स खरीदे किसको? वाई को टेको, वाई एक्वायर किए ना, तो वाई इज एक्वायरी या टारगेट और एक्स इज एक्वायरर। तो फॉर्मूला ही होता है एक्सचेंज रेशियो, वैल्यू ऑफ एक्वायरी या वैल्यू ऑफ टारगेट बाय वैल्यू ऑफ एक्वायरर, राइट। तो कंसिडरेशन क्या होगा? वाई लिमिटेड में शेयर्स कितना था, मालिक कोई तो कंसिडरेशन देंगे, शेयर्स था इतना, और एक्सचेंज रेशियो कितना, डिवाइड बाय 15 × 16, तो इशू किया जाएगा 1,60,000 शेयर्स। क्लियर? तो जो एक 50 शेयर था उनको कंपनी 1,60,000 शेयर्स इशू करेंगे। तो कंसिडरेशन तो आ ही गया था, इधर 24 लाख नेट एसेट्स बेसिस पे आ ही गया था ना, वही आएगा, लेकिन
इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। कितना शेयर इशू करे, 1,60,000। और एक्स का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या था, 15। 10 रुपया नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू में था ना, तो इंटू 15 कर देखो 24 लाख आ गया। तो ये था कंसिडरेशन कैलकुलेशन, एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेशन, इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर कैलकुलेशन। कंप्लीट है, ठीक है ना। यस, यही पूछा गया था आपका। क्या पूछा था, यही तो सब पूछा गया था। बैंक बैलेंस फाइंड करना था, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना था, कंसिडरेशन फाइंड करना था। यस सर, कंप्लीट। तो ये एक क्लास इतना। अब इसके बाद और कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस सर, तो आज रखते हैं अभी, नेक्स्ट क्लास फिर।